लिखने में ऐसा नहीं होता है, बैठ के पढ़ाता हूँ आराम से, बोर्ड पे खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है ना। यहाँ पे दिख रहा हो तुम्हें? अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा हूँ क्या? लो अब मैं दिख रहा हूँ। दिख रहा है अब? चलो तो चलो बच्चा पढ़ाई करें। देखो बच्चा, हम लोग फोटो सेल देखे थे बेटा, फोटो सेल देखे थे बेटा हम लोग, है ना। फोटो सेल पे ही कुछ क्वेश्चन और किया जाए बच्चा, ठीक है। देखो हमारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है बेटा, एक फोटो सेल मान लो, एक फोटो सेल मान ले बच्चा। इस फोटो सेल पे नीचे वाला जो प्लेट है बेटा, ये वाला प्लेट तुम्हारा है इमीटर प्लेट, ठीक है बेटा। और ऊपर का जो प्लेट है बेटा, ये हमारा है कलेक्टर प्लेट, ठीक है। इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट दोनों की जो बीच की दूरी है बच्चा, वो है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। लाइट हमारा इमीटर प्लेट पे गिर रहा है, ठीक बेटा। लाइट गिर रहा है लैम्डा का, लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है बच्चा 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। मेटल का वर्क फंक्शन ये तुम्हें दिया हुआ है बच्चा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 नहीं कम कर लेते हैं, चलो बच्चा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारा है मेटल का वर्क फंक्शन, ठीक है बच्चा। अब देखो क्या किया, यूजुअली हम लोग करंट को स्टॉप करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं बेटा वोल्टेज, है ना। अभी कहता है सवाल में कि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया अंदर की तरफ बी, ठीक है। सवाल कहता है बेटा फाइंड फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ magnetic field that should be applied so that photocurrent will be zero, ठीक है बेटा। फोटो करंट हमारा जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है बेटा। उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, चलो ट्राई करो, कर बच्चा ट्राई। साकेत जा बोलो बेटा। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन है ना सर? हाँ बेटा पहला सवाल है ये। थैंक्स सर, वही लेट से जो। ओके देवेश बोलो। सर आपने कल ग्राफ बनवाया था ना, वो आई की वर्सेस वी का, आई वर्सेस वी, हाँ बेटा। तो उसमें सर आपने बताया था कि अगर अपन इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ हाँ फोटॉन ज्यादा गिरते हैं, तो उससे अपना आई एस जो है वो बढ़ जाता है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात। तो सर ये वाला रिलेशन समझ में आ गया था, लेकिन सर ये समझ में नहीं आ रहा, अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो आई एस कैसे बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने से आईएस नहीं बढ़ेगा बेटा। अच्छा सर, तो मैंने गलत लिख लिया होगा। फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी सेम नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, है ना। मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है ना आई एस के साथ? नहीं। थैंक यू सर। ओके बच्चा। न्यूटन साहब बोलिए। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो टेलीग्राम के ग्रुप में कैसे ऐड होना है सर? तुम मुझे मैसेज करो टेलीग्राम पे, मैं तुमको ऐड कर लूंगा, ठीक है। सर मैं टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं तुम्हें ऐड कर लूंगा। सुमित। सर वो कल एक आपने क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सिलेंडर में करंट जा रहा था, तो उसमें हम सोलेनॉइड की तरह करंट मान लिया था। नहीं समझे, फिर से बोलना।
सर वो कल हमने एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में डिस्कस किया था जिसमें सिलेंडर में करंट जा रहा था, तो हमने उस करंट को सोलेनोइड के करंट के इक्विवेलेंट मान लिया था। हाँ सही बात। सर वो ऐसा क्यों मान लिया है, मतलब ऐसा कहाँ बेटा लिखा है? नहीं लिखा है बेटा। सोलेनोइड में करंट कैसे फ्लो करता है? सर सर्कुलर, सर्कुलर। मतलब लूप और वाइज। सिलेंडर में भी करंट कैसा था? सर बस इतना ही लिखा है उसमें, तो करंट फ्लो कर रहा है। अब ये कैसे माने कि हम नहीं ऊपर लिखा माने था कि बेटा, सवाल में लिखा हुआ था, ध्यान से देखो, डायग्राम पे बना हुआ था। उस डायग्राम में भी दिखा रहा था बेटा कि ऐसा सिलेंडर है, देख रहे हो ना? और यहाँ ग्रुप्स दिख रहे हैं तुमको, यहाँ ग्रुप्स, जी सर दिख रहे बोलो। हैं। ऐसे ही हमारा करंट थे, ऐसे ही करंट फ्लो कर रहा था, समझा? यस सर, बिल्कुल सोलेनोइड के जैसा। ठीक है सर। बनाओ बच्चों, सवाल बनाओ। बताओ, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा बेटा यहाँ तो कैसे पाथ में जाएगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा बेटा यहाँ से तो पाथ कैसे जाएगा? सर्कुलर पाथ में जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो बोल बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में जाएगा तो बता बेटा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है बेटा, वो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा? निकलने वाला इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा? रैंडम किसी भी डायरेक्शन में ना बेटा। देख, इसकी वेलोसिटी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। बोलो बेटा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, बोलो बेटा, राइट ना? तो अब बताओ, सबसे ज्यादा दूर जाने की संभावना किसकी है? बोलो, सबसे ज्यादा दूर जाने की संभावना किसकी है? मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे आंसर का। देखते बच्चा, अगर मैं कहूं कि यहां से ये निकलता है बेटा परपेंडिकुलरली, तो इसका सर्कुलर पाथ बनेगा बेटा ऐसा, तो सेमी सर्किल बनेगा, है ना? तो बता बच्चा, ये कहां से कितना दूर जा पाएगा? मैक्सिमम, मैक्सिमम कितना दूर जा पाएगा? रेडियस के बराबर, है ना बेटा? ठीक है। अब सोचो, अगर मैं कहूं कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली, तो बताओ वो कहां तक जा पाएगा? बोलो, कहां तक जा पाएगा? 2r। तो ज्यादा दूर कौन जा सकता है बताओ? ज्यादा दूर कौन जा सकता है? यही ना बच्चा, इससे ज्यादा दूर कोई नहीं आ सकता। ये बात समझ गया ना बेटा? ठीक है। अगर तुम कहते हो कि फोटो करंट 0 होना चाहिए, है ना बेटा? तो अगर तुम कहते हो बेटा फोटो करंट हमारा 0 हो गया, इसका मतलब नो इलेक्ट्रॉन रीचेज रीचेज कलेक्टर प्लेट। बोल बेटा, यही मतलब हुआ ना? कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट नहीं पहुंच पाया, है ना बेटा? अब देखो बेटा, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया, इसका मतलब जो सबसे दूर जा सकता है वो भी नहीं पहुंच पाया, है ना? इसका मतलब अगर मैं कहूं कि 2 इंटू जो मैक्सिमम रेडियस है, ये भी हमारा छोटा है 20 सेंटीमीटर से। बोल बच्चा, बात समझा? 2r की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी हमारा 20 सेंटीमीटर से छोटा है। ये बात समझे बेटा? ठीक। इसका मतलब क्या होना चाहिए? तो कहेंगे r की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। बोलो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे m इंटू वी बाई क्यू इंटू बी, है ना बेटा? तो कहेंगे बेटा, जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है बेटा, जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है उसका भी रेडियस
10 सेंटीमीटर से छोटा है बेटा। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। बोलो ठीक है बेटा। इसका मतलब जो V मैक्सिमम है ना बेटा, वो E इंटू बी इंटू 0.1 बाई M से छोटा है। बोलो बेटा, बात समझा? ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग तो पढ़े थे बेटा K मैक्स इक्वल टू E माइनस डब्ल्यू। बोलो ठीक है। K मैक्स इक्वल टू E माइनस डब्ल्यू बेटा। E हमारा कितना हो जाएगा? एनर्जी ऑफ फोटोन कितना कहोगे? E बराबर hc बाय लैम्डा है ना बेटा। ये कितना हो जाएगा? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना बेटा। और वर्क फंक्शन था बेटा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। तब कहेंगे बेटा K मैक्सिमम, इसका मतलब हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चा। इसका मतलब हो गया हाफ इंटू 9.1 10 पावर माइनस 31 इंटू वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1.6 10 पावर माइनस 19 होगा बेटा। बोल 10 पावर माइनस 19। बोलो, बात समझे? ठीक। अब यहां से बोलो V मैक्सिमम निकल गया बेटा। V मैक्सिमम निकल गया। अब इस V मैक्सिमम को इस वाले में पुट करो तो निकल गया मैग्नेटिक फील्ड। बोलो बेटा, बचा है कैलकुलेशन। M इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और V एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो बेटा, आगे बात समझ में? ठीक। और तुम इसको नोट कर लो। नोट करो इसको। ओके प्रवीण, ओके। नमन बोलो। सर यहाँ I 0 कैसे हुआ? सवाल में क्या कहा पढ़ो। should be applied so that photo current will be zero। फोटो करंट जीरो का मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच पाएगा। यस सर, इसलिए I 0 बात हो समझ जाएगा। गया? हाँ। जी। एक बच्चा पूछ रहा है कि आपको पता कैसे चला कि उस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा। बेटा अगर तुम्हें नहीं पता चल पा रहा है तो सर्किल का डायग्राम बना के खुद से देखो। सर्किल का डायग्राम खुद से बना के देखो। जितने सारे मैंने यहाँ डायरेक्शन ड्रॉ किए हैं, जितने सारे मैंने यहाँ इमीटर प्लेट पे डायरेक्शन ड्रॉ किए हैं, हर पाथ के लिए सर्किल बना के देखो और देखो कि सबसे ज्यादा दूर कौन जाएगा। ठीक है, पूरा करो बच्चा इसको। हो गया? अगला सवाल देख बच्चा। अगला सवाल कहता है कि मान लो इमीटर प्लेट, ये मान लो कलेक्टर प्लेट। ठीक है। इस बार ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय, इस बार हमने उसकी बजाय मैग्नेटिक फील्ड की बजाय हमने बेटा ऐसे अप्लाई कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हें वैल्यू दी हुई है
100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब यहाँ पे लाइट गिर रही है, लाइट गिर रही है बच्चा 5000 एंगस्ट्रम की लाइट गिर रही है लैम्डा, और लैम्डा में दिया है बेटा 5000 एंगस्ट्रम का। ठीक है बेटा, अब कहता है इसका जो हमारा वर्क फंक्शन है, ये इसका वर्क फंक्शन है बेटा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन ठीक है हमारा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है बेटा फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच में कम से कम दूरी बताओ, है ना बेटा, सो दैट फोटो करंट विल बी 0। बनाओ। बनाओ बच्चा। दोनों प्लेट्स के बीच में कम से कम दूरी क्या होना चाहिए ताकि फोटो करंट 0 हो जाए। करो बच्चों करो। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स पीछे लगेगा, सही बात, तो स्पीड घटेगी उसकी। दिखा दो, दिया पड़ो, कहां से दिख रहा है बेटा? बोलो आदि। टेस्ला साहब। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे कि इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है सर ई से, तो सर जो कभी भी ये पढ़े हुए हम लोग कि अगर किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाता है वो सही बात, तो सर वो इलेक्ट्रॉन को खींचता भी होगा सर, वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो बिल्कुल जाता है। सही बात। तभी तो हम लोगों ने कहा था ना बेटा कि हम सर्किट बनाते हैं, हमेशा सर्किट बनाते हैं तो क्या होता है, जितना वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उस तरफ से गेन कर लेता है। अच्छा समझे? हाँ फोटो सेल के सर्किट में यही ना है कि चार्ज होने का मौका दिया ही नहीं हम लोगों ने उसको। ओके सर। राज। सर बोलो। सर पहला आंसर एक बार दिखा दीजिए सर, वो नहीं पाया था। दिख तो रहा है बेटा ऊपर, देखो ठीक सर से। थोड़ा सा ऊपर वाला सर, तो आर मैक्स लेस देन 0.1 वाला सर। ठीक है, अब यस सर। सर ओनली 1 मिनट। यस सर हो गया। चलो बच्चा देखो मैं करता हूँ इसको। बोल तो बेटा।
निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो कहोगे E माइनस डब्ल्यू, है ना बेटा। और अगर इसको रोकना है तो क्या होगा बेटा? यही होना चाहिए, E इंटू वी एस, है ना। इसका मतलब वी एस इक्वल टू क्या हो गया बेटा? तो कहेंगे E माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई E। तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, तो हो जाएगा 2.48 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा? ये हमारा दिया 1.5 डिवाइड बाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऊपर है बच्चा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कितना हो गया? 0.98 वोल्ट, है ना। अब सोचो 0.98 वोल्ट का चाहिए बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 100 न्यूटन पर कूलम है, तो शुड बी इक्वल टू E इंटू डी। बोलो, जबकि डी हमारा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, तो क्या बोलेगा? डी इक्वल टू 0.98 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 98 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर, या बोल दे बच्चा 9.4 मिलीमीटर। बन गया सवाल, समझे बात को? क्लियर है बच्चा? जल्दी लिखो। ये 0.98 ना है बेटा, हाँ हर्ष अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। आदर्श बोलो। सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, कभी कभी कट कट के थोड़ा बहुत। ओके, ठीक आ रहा है सर। आवाज ठीक से आ रही है बच्चों? बाकी बताओ। हाँ सर ठीक आ रहा है। ठीक है, चलो देख बेटा, आगे देखा जाए कॉन्सेप्ट। आगे हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सपोर्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। देख बच्चा, ये हमेशा शुरू से ही मैटर ऑफ कंफ्यूजन रहा कि लाइट आफ्टर ऑल है क्या, पार्टिकल है या वेव है। ठीक है बेटा, लाइट आफ्टर ऑल है क्या, पार्टिकल है या वेव, ये हमेशा मैटर ऑफ कंफ्यूजन रहा, है ना बेटा। तो देख बेटा, सबसे पहले जो थ्योरम आया वो थ्योरम आया न्यूटन का, ठीक है। उसे कहा जाता है न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी। ठीक है बच्चा, न्यूटन्स कॉर्पसल्स थ्योरी। ठीक है बच्चा, न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है बेटा ये बहुत छोटे छोटे इलास्टिक बॉल्स हैं। न्यूटन ने कहा कि लाइट में बहुत छोटे छोटे इलास्टिक बॉल्स हैं, है ना। ठीक है, उसने उसको नाम दिया कॉर्पसल्स। ठीक है, और कहा कि ये पार्टिकल जब भी टकराते हैं किसी से तो हमेशा इलास्टिक कॉलिजन करते हैं। ठीक है बच्चा, है ना। और इस एजम्पशन के साथ न्यूटन ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूव कर दिया। ठीक है, तो लोगों ने मान लिया कि लाइट जो है वो पार्टिकल है। ठीक है बच्चा, उसके बाद आया हाइजेंस वेव फ्रंट थ्योरी। ठीक है बेटा, हाइजेंस ने अपने वेव फ्रंट के थ्योरी से ये प्रूव कर दिया कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के फिनोमेना उसने वेव फ्रंट वेव वाले कॉन्सेप्ट से प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चा, इस बात से क्या समझ में आया कि लाइट वेव है? बोलो बेटा। ठीक है, तो लोगों ने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं लाइट वेव है ना बेटा। फिर लोगों ने एक बात का निष्कर्ष निकाला बेटा कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी अगर कोई साबित करे तो वेव फिनोमेना या पार्टिकल फिनोमेना साबित नहीं करता। ठीक है बच्चा, है ना। क्या करता है साबित? तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। अगर कोई चीज, कोई एनर्जी का रेडिएशन, अगर तुम्हारा एनर्जी का ट्रांसमिशन अगर ये
इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन प्रूव करेगा तो माना जाएगा उसको वेव। ठीक है, बात समझे बच्चा? तो उसके बाद हमारा आया क्या, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस के फिनोमेना को प्रूफ किया गया। ठीक है बच्चा, इंटरफेरेंस के फिनोमेना को प्रूव करके साबित हो गया कि लाइट क्या है, वेव है। समझे बच्चा? ठीक है, उसके बाद हमारा आता है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये साबित करता है कि लाइट वेव नहीं है, लाइट पार्टिकल है। कैसे, उसी की बात करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है बेटा, ये क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। कैसे, अब बात ये है, सुनना ध्यान से बच्चा। देख, वेव का मतलब क्या होता है, तो कहना बेटा वेव का मतलब होता है कंटिन्यूअस फ्लो। वेव मतलब क्या बच्चा, एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूअस। ठीक है, जैसे कि मान लो एक नल से पानी गिर रहा है, नल से अगर पानी गिर रहा है बेटा तो क्या कहोगे, लगातार एक धार से पानी आती आ रही है बेटा, है ना। नल ज्यादा खोल दिए, नल तुम ज्यादा खोल दिए बेटा तो पानी की धार मोटी हो गई, है ना। और नल तुमने कम खोला तो क्या है, पानी की धार पतली हो गई। ठीक है, बिल्कुल वैसे समझो कि लाइट का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, है ना बेटा। ठीक है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है और लाइट की इंटेंसिटी कम है ना बेटा। तो अगर वेव का नेचर है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी में लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और कम फ्रीक्वेंसी में लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। बात समझा? ये है बच्चा क्या, वेव नेचर, है ना। तुमने स्ट्रिंग वेव में पढ़ा होगा कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ज्यादा इंटेंसिटी, कम फ्रीक्वेंसी में कम इंटेंसिटी, है ना बेटा। तो चलो अगर मान लेते हैं कि लाइट एक वेव है ना बेटा, लाइट अगर एक वेव मान लेते हैं, तो अगर लो फ्रीक्वेंसी का मैं लाइट भेजूंगा बेटा तो लो इंटेंसिटी का लाइट होगा। और अगर लो इंटेंसिटी की लाइट लगातार आती रही, है ना, जैसे इमेजिन करो अगर मैं कहूं 1 वाट पर सेकेंड, 1 वाट की पावर आई, है ना बेटा, तो 1 जूल जमा होने में कितना समय लगेगा, 1 सेकेंड, है ना। और अगर मैं कहूं कि 0.5 वाट की आई तो 2 सेकेंड। अगर मैं कहूं 0.25 वाट की आई तो 4 सेकेंड। अगर मैं कहूं 0.1 वाट की पावर आई तो 10 सेकेंड, है ना बेटा। इसका मतलब जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होगा वैसे ही एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी को जमा करने में ज्यादा समय लगेगा। बोल बेटा, है ना। तो अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव नेचर को सपोर्ट करता तो क्या होता कि लाइट के गिरने के कुछ समय के बाद इलेक्ट्रॉन निकलता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी जमा करने के लिए कुछ समय चाहिए। बोल बेटा, है ना। और एनर्जी अगर धार के रूप में आ रही है, वेव नेचर में आ रही है, तो कोई खास अमाउंट ऑफ एनर्जी को जमा होने में कुछ खास समय लगेगा, है ना। अगर ये वेव नेचर होता तो ज्यादा इंटेंसिटी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से फोटोन को जल्दी निकलना चाहिए था इलेक्ट्रॉन को, है ना बेटा। और कम इंटेंसिटी वाली लाइट से, कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से फोटोन को देर से निकलना चाहिए था। इसका मतलब हर फ्रीक्वेंसी के लाइट से फोटोन को निकलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। होता क्या है, किसी खास फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगा बेटा तब भी निकलेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो नहीं निकलेगा। और क्या, और इसमें क्या कहोगे कि जैसे ही गिरता है फोटोन वैसे ही निकलता है। इसका मतलब क्या है, ये 1-to-1 इंटरेक्शन है ना बेटा। एक फोटोन गिरा, अगर वो फोटोन की एनर्जी सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, नहीं है तो नहीं निकलेगा। बोलो बेटा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है किन किन मायनों में। तो पहली बात क्या है बेटा, तो कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स almost instantly, है ना बेटा। when light falls on it, है ना बेटा। लाइट जैसे ही गिरेगा वैसे ही फोटोन तुरंत निकलेगा। ठीक है बेटा, बात समझा? ठीक है। लेकिन अगर वेव नेचर होता तो क्या होता, वेव नेचर अगर होता तो कहते पानी की एक धार आ रही है, पानी की एक धार आ रही है मतलब
अगर मुझे 1 बाल्टी पानी चाहिए, है ना बेटा, ठीक है, तो मुझे कुछ देर वेट करना पड़ेगा। अगर कम पानी चाहिए तो कम देर वेट करना पड़ेगा, और कम पानी चाहिए तो और कम वेट करना पड़ेगा। बोलो, है ना। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को फोटोन से, लाइट से एनर्जी मिल रही है वेव नेचर के रूप में। तो अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए निकलने में तो ज्यादा देर बाद निकलेगा, है ना। कम एनर्जी चाहिए तो कम निकल जाएगा, तो कम समय में निकल जाएगा, लेकिन हमेशा टाइम का लैग होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। इसका मतलब क्या है, ये क्वांटम नेचर है, एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन है। ठीक है बच्चा। दूसरी बात, देयर, इसी में ऐड कर लो, क्या लिखोगे, देयर इज नो टाइम लैग, है ना बेटा। कोई समय का देर नहीं होता, तुरंत निकल जाता है। ठीक है बेटा, कोई टाइम का लैग नहीं होता। ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कहता है बेटा, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट can take place even in faintly illuminated light, है ना बेटा। faintly का मतलब क्या होता है, faintly illuminated light मतलब क्या कहोगे, faintly का मतलब हुआ बेटा लो इंटेंसिटी, है ना। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होगी, है ना बेटा, ठीक है, तो भी हमारा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, है ना। इफ फ्रीक्वेंसी इज वेल above थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर ठीक ठाक बड़ा होगा, है ना बेटा, तो बहुत डिम लाइट से भी निकल जाएगा, है ना। लेकिन वेव नेचर में ऐसा नहीं कहता। वेव नेचर क्या कहता है बेटा, कि अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो ज्यादा इंटेंसिटी भी होगा, है ना बेटा। तो ज्यादा इंटेंसिटी में लाइट जल्दी निकलेगा, फोटोन जल्दी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, और लो इंटेंसिटी में देर से निकलेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं होती। ठीक है। तो दो ऐसे इवेंट है बेटा जो प्रमुख कारण है कि लाइट के क्वांटम नेचर को सपोर्ट करता है। क्वांटम नेचर मतलब क्या, पार्टिकल नेचर। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको, लिख लो, संकेत बोलो। सर पहले से ही खड़ा था, सॉरी सर। ओके बच्चा। देख भाई, एक बच्चा तो रेजोनाइट के नाम से है। अगर एक बच्चा रेजोनाइट के नाम से है ना, इसका मतलब सिर्फ यही रेजोनेंस वाला है, बाकी तुम सब लोग बाहर के बच्चे हो। बोलो, हाँ। बोलो भाई, रेजोनाइट। सर हम ऐसा श्योरिटी के साथ क्यों नहीं बोल सकते कि जब फोटोन गिरता है तो मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा, श्योरिटी के साथ क्यों नहीं बोल सकते सर? वही तो बात हो रही बेटा। अगर वेव नेचर और पार्टिकल नेचर समझ में आया, दोनों में डिफरेंस बताओ फिर से। यस सर। मुझे बताओ कैसे। वेव नेचर पार्टिकल नेचर में डिफरेंस बताओ। हाँ बोलो बोलो। सर अगर वेव नेचर रहता तो मतलब कुछ पर्टिकुलर, जैसे कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद, जैसे कुछ एनर्जी कलेक्ट होने में, जैसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है उसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होती है उतना कलेक्ट होने में थोड़ा टाइम लग सकता है अगर वेव नेचर होता तो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वेव नेचर नहीं है, पार्टिकल नेचर है, और कोई भी टाइम लैग नहीं होता है, तुरंत मतलब ये जैसे इंटरेक्शन होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। लेकिन सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम सिक्योरिटी के साथ क्यों नहीं बोल सकते कि अगर उस पे फोटोन गिरा है तो वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही निकलेगा। तुम क्लास किया था, पहला क्लास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फर्स्ट क्लास किया था बच्चा, जब मैंने बताया था वर्क फंक्शन। सर आपने एक बार बताया था वो कि कुछ लेवल करके बताया था, एनर्जी लेवल करके बताया था। एनर्जी बैंड होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है बेटा ना, वो एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है ना, वो किसी खास वैल्यू नहीं होती, वो एनर्जी का एक रेंज होता है। यस सर। बात समझा ना। अच्छा, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर तो अगर इसका मतलब जो एनर्जी हम दे रहे हैं, यस सर, है ना बेटा,
वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन वाले के पास पहुंचना चाहिए जो उतने एनर्जी में इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, तो हो जाएगा काम। अच्छा, ओके सर, ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। सेकंड पॉइंट एक बार रिपीट कर दीजिए ना। सेकंड पॉइंट लिखा है मैं ना बेटा, लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस इवन इन फेंटली इल्यूमिनेटेड लाइट। कहता है बेटा लाइट की अगर हल्की सी भी इंटेंसिटी आई है ना बेटा, लेकिन उस लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्वांटम नेचर को सपोर्ट करता है। ठीक, अब चलवाते हैं बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ में। डी ब्रोगली वेवलेंथ इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मैटर वेव्स। तो देख बेटा हमेशा ये मैटर ऑफ कंफ्यूजन रहा बेटा कि लाइट पार्टिकल है या वेव है ना बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा इस मैटर ऑफ कंफ्यूजन को आइंस्टीन ने क्लियर किया है ना बेटा। ठीक है, आइंस्टीन मैक्सवेल ने क्लियर किया बेटा इस बात को। ठीक, ये कहा कि देखो लाइट जो है ये दुनिया में सबसे अनोखी चीज है। उसने कहा लाइट में सबसे अनोखी बात क्या है कि ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक लाइट है ना बेटा। ठीक है, इसमें आइंस्टीन और मैक्सवेल का यही कहना था है ना बेटा। आइंस्टीन और मैक्सवेल है ना बेटा, इन दोनों का यही कहना था बेटा। क्या कहना था कि डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। समझा बेटा कि लाइट में अनोखी बात है ना बेटा। डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट मतलब ये पार्टिकल भी है और ये वेव भी है ना बेटा। ठीक है, और उसने कहा कि लाइट में ये स्पेशल बिहेवियर है। समझा बेटा, आइंस्टीन मैक्सवेल ने यही कहा कि लाइट में स्पेशल बिहेवियर है कि इसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, ये पार्टिकल भी होता है और ये वेव भी होता है। ठीक है, तो देख बेटा जो आइंस्टीन मैक्सवेल का स्टेटमेंट था उसको डी ब्रोगी ने पूरी तरह एक्सेप्ट किया। ये बिल्कुल एग्री हो गया कि हाँ लाइट में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बेटा। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग कि डी ब्रोगली agreed with the statement that light has dual characteristics। समझा बेटा, डी ब्रोगली इस बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया कि वाकई डी ब्रोगली की लाइट में दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चा, है ना। but disagreed completely of being it स्पेशल। समझा बेटा, डी ब्रोगली को ये बात मंजूर नहीं किया है ना कि लाइट की प्रॉपर्टी अनोखी है ना। आइंस्टीन ने यही कहा कि लाइट की प्रॉपर्टी ये अनोखी है कि उसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बेटा। लेकिन कि ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है ना बेटा, दुनिया की हर चीज में प्रॉपर्टी है। दुनिया की हर बॉडी वेव भी है और दुनिया की हर बॉडी पार्टिकल भी है ना बेटा। उसने क्या कहा, उसने कहा इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving with a velocity v है ना बेटा। अगर कोई मास m v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो है ना बेटा, then it has wave characteristics है ना बेटा। it has wave characteristics। ठीक है, इसमें वेव की प्रॉपर्टी होगी है ना, और उस वेव का वेवलेंथ क्या होगा,
वेवलेंथ होगा लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी। ठीक है बच्चा, ठीक। तो देख बेटा लैम्डा बराबर h बाई एम भी इसने बोल तो दिया, लेकिन इसको अपनी बात मनवाने के लिए प्रूफ करनी पड़ी बात, है ना। कैसे प्रूफ किया इसने? तो उसने कहा देखो कि तुम लोग यही समझते हो कि पार्टिकल अलग है और वेव अलग है, इसका मतलब तुम ये समझते हो कि जो वेव है वो पार्टिकल नहीं हो सकता और जो पार्टिकल है वेव नहीं हो सकता, है ना। और तुम्हें दिख रही है लाइट में दोनों बात, तो तुमने कहा कि लाइट अपने आप में अनोखा है ना। ठीक है, डिबोगी ने कहा कि ये देखो मैं दिखाता तुम्हें करके कि जिसको तुम अब तक जीवन भर समझते रहे कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, मैं तुम्हें इसका वेव बना के दिखाता हूं। ठीक है, उसने बेटा इलेक्ट्रॉन्स को बहुत हाई स्पीड में प्रोजेक्ट करके इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इन दोनों प्रॉपर्टी को साबित कर दिया। ठीक है, जो कि कंप्लीटली वेव का प्रॉपर्टी है बेटा। कौन सी चीज? इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, है ना। इसे साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो कि पार्टिकल है वो वेव प्रॉपर्टी शो कर सकता है। इसका मतलब दुनिया का हर पार्टिकल को अगर सही परिस्थिति मिले तो वो भी हमारा वेव फिनोमेना साबित कर सकता है। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गया है ना। इसी को हम बोलते हैं क्या बच्चा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसी को बोलते हैं डी ब्रोगली मैटर वेव्स वेवलेंथ। ठीक है, एच हमारा है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम बॉडी का मास हो गया बेटा। ठीक है ना, अदर्स बोलो। सर थोड़ा देर के लिए ऊपर कर दीजिए, मैंने लिखा नहीं था डी ब्रोगली वेवलेंथ के बाद। देख ले बच्चा इसको। हेलो, हाँ बेटा, लिख लो इसको। तो इसको थोड़ा ऐसे सा कर दे ऊपर। रहा हूँ। यस सर, यहाँ तक ठीक है। पूरा आ रहा है पेज क्या एक बार में? अभी भी नहीं आ रहा पूरा पेज। नो सर, फिर तो ऐसे ये सर अब ठीक है। लिख लो। सर हो गया। हो गया बेटा। इलेक्ट्रॉन वेव पॉइंट वाले फिर से बताऊं बेटा, दुनिया का हर पार्टिकल वेव है और हर पार्टिकल वेव पार्टिकल है ना बेटा। ठीक है ना। उसने इलेक्ट्रॉन का वेव बना के दिखाया। उस इलेक्ट्रॉन के वेव में तुम अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक्सपेरिमेंट करते हो और क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पता करते हो बेटा। ठीक है, ऊपर नहीं लिखा है। लिख लो। लिखने का टेंशन मतलब, वैसे मैं तुमको इसका पीडीएफ तेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लो उतना। सुमित बोलो। सर वो लाइट वेव है ये तो पता चल गया, और ये भी है, तो दोनों डुअल कैरेक्टर है, लेकिन ये कैसे बोल रहे हैं कि अगर किसी पार्टिकल कंडीशंस मिले तो वो दोनों शो करता है? तो बेटा ये तो फिर मुझे करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें, है ना। और इतनी मेरे पास सुविधाएं नहीं है। मैं तुम्हें कहा ना बच्चा कि उसने इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है बेटा, बोल। यस सर। इलेक्ट्रॉन तो तुम ही जानते हो ना पार्टिकल है। यस सर। बोलो है कि नहीं। जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है बच्चा, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन एक वेव का नेचर शो कर दे तो माना जाएगा ना कि हाँ पार्टिकल वेव जैसा बिहेव करता है। यस सर, बिल्कुल। बोलो बिल्कुल। तो डी ब्रोगली ने एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट की मदद से इलेक्ट्रॉन को बहुत हाई स्पीड में एक्सीलरेट किया, है ना बेटा, और एक्सीलरेट करके डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का फिनोमेना को दिखा दिया। ठीक है, अच्छा, ठीक। जो कि यस सर, यस डिफ्रैक्शन सर। इंटरफेरेंस सिर्फ और सिर्फ वेव दिखला पाती है ना। जैसे कि यस तुम लोग सर। पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, सॉलिड स्टेट पढ़े हो ना, सॉलिड यस सर। स्टेट में पढ़े हो ना ये चीज क्या? स्पेक्ट्रोस्कोपी, यस सर। जिससे पता करते हो कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। यस सर। बोलो, यस सर। एफसीसी है या बीसीसी है, दो एटम के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रॉन बेस से करते स्पेक्ट्रोस्कोपी। हैं ना बच्चा, जी सर। है ना। और इलेक्ट्रॉन से हमारा डिफ्रैक्शन होता है, उससे साबित होता है बेटा ये, है ना। या थोड़ा वेट कर लो, यस जब सर। पढ़ेंगे हम लोग वे ऑप्टिक्स तो यहाँ एक बात कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक सर। यहाँ तक क्लियर बच्चा?
यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो चलो बच्चा आगे करें होमवर्क डिस्कस। सर लास्ट का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा बताओ, होमवर्क क्या दिया था मैंने? श्वेता से बोलो। सुमित। सर एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का रह रहा है डिस्कशन। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करना है डिस्कस, इसी में किसमें? EMI EMI एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 करना है डिस्कस। ओके निकालो और फिर। AC का एक्सरसाइज 2। और एसी के एक्सरसाइज 2 में कौन सा पार्ट? सर चारों दोनों पार्ट। ओके ठीक है, तो पहले EMI की सीट निकाला जाए। पहले EMI की सीट निकालो बेटा। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में कहां तक कर चुके थे हम लोग? अच्छा ये कर चुके थे यहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। सर क्वेश्चन नंबर 12th हो गया था। 12th हो अच्छा गया 12th था। भी हो, ओके 12th हो गया था, ठीक है। हाँ आगे पूछो, क्या पूछना है बच्चा 12th के बाद? 13 का डी पूछना है, 15 पूछना है, ठीक है। देखो 13 में, देखो बेटा 13 में कहता है सोर्स ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V is connected to a resistance R and two ideal inductors L1 और L2, ठीक है बच्चा। एक इंडक्टर ये L1 है, ये L2 है, और रेजिस्टेंस ये R है। थ्रू ए स्विच S, स्विच लगा हुआ है। देयर इज नो म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द इंडक्टर्स, म्यूचुअल की बात नहीं करनी है बच्चा। द स्विच S इज क्लोज्ड, इज इनिशियली ओपन, पहले ओपन था। एट t बराबर 0 स्विच को क्लोज कर दिया, है ना। एंड करंट बिगिंस टू फ्लो, करंट फ्लो शुरू हुआ। Which of the following options is are correct, कौन सा सही है? ठीक है देख बच्चा, कहता है आफ्टर लॉन्ग टाइम द करंट थ्रू L2 विल बी, देखते बच्चा, देखो तो स्टेडी स्टेट में आएगा बेटा, तो बोलो इसमें करंट कितना आएगा बेटा? आई, बोलो आई हमारा हो जाएगा बेटा जाई बाई आर, बोलो होगा। अच्छा जिसको मैं आई बोल रहा हूँ बेटा, जिसको मैं आई बोल रहा हूँ एक्चुअली वो V है ना, ठीक है। जिसको मैं आई बोल रहा हूँ एक्चुअली वो V है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा B बाई आर, ठीक है। अब देखो जो I करंट यहाँ से गया बेटा, ये करंट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें I2 में और इसमें I1 में, तो क्या बोल सकते हो? इक्वल टू I1 प्लस I2, बोल बेटा। बात समझा बेटा? होगा क्लियर ना बेटा? अब देखो yes, sir. ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब देख बेटा ये दोनों हमारा इंडक्टर है ना पैरेलल, और अगर दोनों इंडक्टर बेटा पैरेलल है इसका मतलब VL1 और VL2 हमेशा बराबर होगा, बोल बेटा, है ना। और अगर VL1 VL2 की बात करूं तो VL1 या VL2 क्या होता है बेटा? d∅dt होता है ना, बोलो दोनों में क्या होगा? d∅dt होगा ना बेटा। तो अगर d∅dt हो गया बेटा, इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों का फ्लक्स हमेशा बराबर होगा, बोल बेटा होगा, बोलो यस सर। तो अगर दोनों का फ्लक्स बेटा बराबर हो गया इसका मतलब तो ये हुआ L1 I1 इक्वल टू L2 I2, बोलो ठीक है। तो दो इक्वेशन हो गए बेटा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इससे बोलो I1 I2 निकल जाएगा बेटा। यस सर। बात समझ में आ गई? तो हम लोग फर्स्ट हम चेक कर सकते हैं ना, ठीक है। अब पहला का दूसरा ऑप्शन कहता है एट t इक्वल टू 0 करंट थ्रू रेजिस्टेंस, गलत है बेटा। t बराबर 0 पे इंडक्टर कैसे बिहेव करता है? t बराबर 0 पे इंडक्टर बिहेव करता है बेटा आइडियल इंसुलेटर, तो गलत हो गया है ना बेटा। जिस तरह से तुम A चेक किया था उस तरह C भी चेक कर लोगे, ठीक। D कहता है दोनों में रेशियो ऑफ करंट थ्रू L1 L2 इज फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स, तो दोनों में रेशियो ऑफ करंट जो होगा बेटा हमेशा फिक्स रहेगा, देख ही रहे हो तुम L1 I1 इक्वल टू L2 I2, तो ये हमारा D ऑप्शन सही है। बाकी ऑप्शन चेक कर लेना, समझ गए? अब देखो 15 नंबर, देख बेटा 15 में
कहता है कंडक्टिंग वायर ऑफ पैराबोलिक शेप y बराबर kx स्क्वायर। ठीक है बेटा, एक कंडक्टिंग वायर है पैराबोलिक शेप का और शेप भी तुमको दिया हुआ है। ठीक है बेटा, विद वेलोसिटी v नॉट i कैप मूव कर रहा है बेटा ये, है ना, और ये मूव करते हुए एक मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी तुमको दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड दिया है b वेक्टर इक्वल टू b नॉट 1 प्लस y बाई एल टू द पावर बीटा इनटू k कैप एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो कहते हैं डेल्टा फाई हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द वायर। तो कैरेक्टर स्टेटमेंट क्या होगा, तो देख बेटा हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो देख बेटा अगर मैं यहाँ पे x डिस्टेंस आगे, x डिस्टेंस के आगे, देखो ध्यान से, दिख रहा है बच्चा, तो अब बड़ा कर दिया मैं, देखो। ठीक, अब देखो बेटा x डिस्टेंस के आगे अगर मैं छोटा सा एलिमेंट लूं बेटा जिसकी लंबाई हो dx, जिसकी लंबाई हो बच्चा dx, है ना, तो देखो बेटा वाकई में तो वायर का लेंथ ऐसे है ना, देखो तिरछा है ना बेटा, ये वाकई में वायर की लेंथ तो तिरछी है। लेकिन याद करो जब हम लोग इंड्यूस ईएमएफ की बात करते थे बेटा तो क्या करते थे बोलो, हम लोग कहते थे बेटा इंड्यूस ईएमएफ बराबर BVL, और BVL में B, V और L सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, बोल बच्चा, और सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर बेटा। इसका मतलब हम यहाँ पे कौन सी लंबाई लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, तो कौन सा लेंगे बेटा, ये वाई लेंगे ना बेटा, और ये हमारा क्या है बोलो, dy है, बोलो बात समझे ना, परपेंडिकुलर लेंथ लोगे तो dy लोगे, है कि नहीं। तो अब बताओ इस छोटे से एलिमेंट के लिए, उस छोटे से एलिमेंट की अगर बात करूं तो उस छोटे से एलिमेंट के लिए इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखेंगे बच्चा, हम लोग लिखेंगे DE इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू B इंटू V इंटू dy, बोल बच्चा, होगा तो बच्चा होगा, तो क्या हो जाएगा, B का पुट कर दो, B हमारा हो गया B नॉट 1 प्लस y बाई एल का पावर बीटा, है ना बेटा, इनटू V हो गया बेटा V नॉट और इसकी लेंथ हो गया dy, है ना। तो पूरे का EMF निकालने के लिए DE को बच्चा इंटीग्रेट कर ले, तो D को इंटीग्रेट करेगा, इसका मतलब B नॉट V नॉट हो जाएगा बेटा कांस्टेंट, और बचेगा 1 प्लस y बाई एल का पावर बीटा इंटू dy का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू L, बोलो बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, फर्स्ट पार्ट हमारा बन जाएगा। सेकेंड पार्ट कहता है बेटा डेल फाई रिमेन सेम इफ द पैराबोलिक वायर इज रिप्लेस्ड बाय ए स्ट्रेट वायर y इक्वल टू x। पता है अगर तुम पैराबोलिक वायर नहीं लगाते हो, अगर तुम पैराबोलिक वायर के बजाय अगर तुम ऐसा वायर लगा दो, स्ट्रेट वायर, है ना बेटा, अगर तुम स्ट्रेट वायर लगा दो तब भी सेम आएगा। सही तो कह रहा है बेटा, बोलो ये बात समझ में आया ना, क्योंकि हमने शेप का तो इस्तेमाल किया ही नहीं भाई, y बराबर x स्क्वायर का तुमने कहीं इस्तेमाल किया नहीं किया, तो शेप चाहे कुछ भी हो रिजल्ट सेम आएगा बेटा। ठीक है, अब कहता है थर्ड वाले में डेल फाई इक्वल टू हाफ बी नॉट एल, वो तो चेक कर लोगे पुट करके बेटा। चौथा ऑप्शन भी है, सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन तो साबित हो जाएगा सारी बातें। ठीक है, बात समझ में आ गई, आगे चलो, आगे चलो सर 16 आगे 16 देख बच्चा, 16 में कहता है बेटा कि 16 कहता है बेटा 10 सेंटीमीटर लंबा वायर मान लो, 10 सेंटीमीटर लंबा वायर मान लो, है ना, परफेक्टली कंडक्टिंग वायर PQ is moving with a velocity 1 meter per second, 1 centimeter per second on a pair of horizontal rails of zero resistance, कहीं कोई resistance नहीं है। One side of the rails is connected to inductor L and resistance R. The horizontal rails L and R lies in the same plane with a uniform magnetic field 1 Tesla. If the key S is closed, अगर key S को close कर दिया जाए at certain instant, the current in the inductor after 1 millisecond इतना है, तो find the value of x।
1 मिली सेकेंड के बाद पूछा है बेटा करंट, तो क्या दिक्कत है बेटा इसमें? बोलो। अगर हमारा रॉड की वेलोसिटी बेटा कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिखा है क्या? 1 मिनट। अच्छा, कांस्टेंट नहीं लिखा है बेटा, कांस्टेंट इसमें नहीं लिखा है ना बेटा? तो बोलो किसी भी समय पे इसका बेटा इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखोगे? E इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा बेटा B इंटू V और इंटू L होगा बेटा, ठीक है? बात समझे? B V L में हमारा वेलोसिटी तो वेरिएबल ना बेटा, वेलोसिटी हम वेरिएबल ना है। तो अब देखो बेटा इस लूप में घूम जाओ तो क्या लिखोगे? EMF L di by ET है ना बेटा, प्लस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस IR शुड बी इक्वल टू B V L है ना बेटा, ठीक है? तो हमसे पूछता है बेटा if the key is closed at certain time current in the inductor circuit 1 मिलीसेकंड के बाद इसमें करंट क्या होगा? assume that velocity है यार, कांस्टेंट है तो व्हाट बदमाश कहेंगे, क्यों पूछ रहा है फिर? ये तो कांस्टेंट लिखा है देखो, है ना? तो फिर क्या दिक्कत है भाई? सिंपल सर्किट बना दो ना, सिंपल सर्किट बना दो, खत्म हो गया सवाल। सिंपल सर्किट बना दो, क्या हो जाएगा बोलो? I बराबर I नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टो, खत्म। सवाल समझ गया बेटा? पार्ट 2 में करूंगा नहीं डिस्कस। और बोलो क्या पूछना है? देवेश को पूछना है कुछ, बोलो देवेश। सर पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 सर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में सर आपने एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कराया ना, तो सर उसमें अपन डायरेक्टली सर आपने हमको बताया था कि जब भी कोई ऐसा रॉड हो जो मूव कर रहा है तो उसमें अपन डायरेक्ट फॉर्मूला तब लगाते हैं E इक्वल टू VBL जब वेलोसिटी, लेंथ और ये B म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो सर अपन वो कोऑर्डिनेट L को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते थे B से? नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, दिख रहा है? अच्छा सर, वाई पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म नहीं है ना, वाई पे डिपेंड कर रहा है ना। ओके सर, ओके सर। अब देखो मैंने कहा था पार्ट 2 में नहीं करूंगा डिस्कस, भी देखो बच्चा नंबर लिख रहा है इसमें, देखो कितना बार लिख रहा है कि एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 11 13 इट इज वेरी हार्ड। ऐसे ही करूंगा बच्चा, ये तुम खुद से हेल्प लो, आपस में हेल्प लो। देख भाई देख, चल इतना बार लिख दिया कि देख देख के थक गया मैं। देख रहे 11 और 13 बस दो ही बताऊंगा और बिल्कुल नहीं बताऊंगा उसके अलावा और। अच्छा 11 13 हार्ड इसलिए है। देख बेटा ये सवाल तेरे से बिल्कुल बन जाएगा, लेकिन एक बार तुम ये सवाल इस टॉपिक पढ़ लो, रिवाइज कर लो। ये टॉपिक सॉल्व करने के लिए तुम इसको बेटा डैम्पिंग इन एसएचएम को रिवाइज कर लो एक बार, ये सवाल तुम खुद बना लोगे 13, ठीक है? 13 देख लो। 13 हमारा कहता है वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर इज कैरिंग करंट आई फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू के टी ई टू द पावर माइनस के टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है? नो ऑडियो, ऑडियो आता रहा है बदमाश, क्यों लिखा है टाइम पास? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन एज पॉजिटिव, a circular conducting coil of radius 2r is placed in the equatorial plane of the solenoid and concentric with the solenoid. The current induced in the outer coil is correctly as a function of time. देख बच्चा कहता है एक बहुत लंबा सोलेनॉइड मान लो, रेडियस r का मान लो, उसमें करंट तुमको दिया है फंक्शन ऑफ टाइम। अब कहता है काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को मानना है पॉजिटिव, ठीक है? A circular conducting wire radius 2r is placed in the equatorial plane of the solenoid. Equatorial plane में रखा हुआ है solenoid का and concentric with the solenoid, ठीक है? The current induced in the outer coil is, देख बच्चा ये तुम्हारा हो गया solenoid मान लो, इस solenoid में करंट मान लो ऐसा हमारा I, ठीक है? तो इस solenoid की वजह से बेटा इसके अंदर वाले एरिया में ऐसे ऐसे होगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड, है ना? बाहर की तरफ
अब कहता है यहाँ पे एक लूप रखो जिसका कि रेडियस 2r है ना। तो इससे क्या लिखोगे फ्लक्स, इससे क्या होगा फ्लक्स, तो कहोगे फ्लक्स इससे होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड बी। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बी, तो कहेंगे म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। बाकी सब तो बेटा कांस्टेंट है लेकिन फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू आई है, इसलिए मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया फाई इक्वल टू कांस्टेंट के इंटू आई का वैल्यू क्या है बेटा, अच्छा के इस्तेमाल हो चुका है, तो कुछ और मान लेते हैं कांस्टेंट, चलो इसको सी मान लेते हैं कांस्टेंट, सी इंटू आई का वैल्यू पुट करो, आई का वैल्यू पुट करो तो ये बेटा के टी इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा टी। ठीक है बच्चा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया फ्लक्स, है ना बेटा। तो अगर आ गया बेटा ये फ्लक्स तो हमारा करंट क्या होगा, बोलो इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखोगे, ये अगर हमारा फ्लक्स है बेटा तो इंड्यूस ईएमएफ क्या लिखा जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ ये होगा बेटा E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। बोल बेटा होगा कितना हो जाएगा ये, तो कहोगे C इंटू के इंटू इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना होगा T, माइनस छूट गया आगे, हो गया बेटा T का डिफरेंशिएशन तो E पावर माइनस अल्फा टी और फिर प्लस, अब T को छोड़ दो और इसको डिफरेंशिएट करो तो हो जाएगा माइनस अल्फा ई टू दी पावर माइनस अल्फा टी। बोल बच्चा होगा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस को अंदर भेज दो, माइनस अंदर भेज दो, आई टू दी पावर माइनस अल्फा टी को बाहर निकाल लो, इसको निकाल लो के बाहर तो कितना हो जाएगा, ये था 1 माइनस अल्फा टी, इसका मतलब अल्फा टी माइनस 1। बोल बेटा होगा ऐसा, ठीक है। अब गौर करो इसमें अगर टाइम 0 पुट कर देंगे तो बोलो बेटा कैसा आएगा ईएमएफ, टाइम 0 पे ईएमएफ कैसा आना चाहिए, अरे बोलना नेगेटिव आना चाहिए, टाइम 0 पे ईएमएफ नेगेटिव तो करंट नेगेटिव, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो क्या बचा आंसर बी। आया समझ में, सिर्फ 2 आंसर होगा बेटा क्योंकि टाइम 0 पे करंट नेगेटिव होना चाहिए। अब चलो एसी का सीट निकालो, बेटा एसी का सीट निकालो, आ गया फाइल, एसी में कहां से स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में स्टार्ट करना है। कहां से शुरू से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से सर। चलो ठीक, 1 से 5 में बताओ, सर थर्ड, सेकंड और थर्ड लिखा है बच्चा, देखो सेकंड थर्ड में, पहले सेकंड देख बच्चा, सर एक ये डाउट था कि सरकार हमसे पावर के पैसे लेती है कि एनर्जी के, एनर्जी के पैसे लेती है बच्चा, पावर के नहीं, तभी नहीं कहते हो 1 यूनिट का मतलब क्या होता है 1 किलोवाट आवर, समझा। यस सर। 1 किलोवाट की लाइट अगर तुम जलाते हो 1 घंटे तक, है ना, तो ये होता है 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट। सीपीएस का मतलब होता है बताया साइकिल पर सेकेंड। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बेटा कि a current in a circle, the current in a circuit containing a capacitor and resistor are in series leads over the applied voltage of frequency omega by 2 pi by क्या होगा। देख तो बच्चा एक सर्किट में कैपेसिटर C है और रेजिस्टेंस R है, कैसे बनेगा इसका फेज डायग्राम, ये होगा करंट, ये होगा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस,
और ये नीचे होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे हो जाएगा? रिजल्टेंट वोल्टेज जाएगा ऐसे ना बेटा, बोलो। तो कहता है कितना फेज डिफरेंस होगा, तो क्या कर दोगे, tan phi इज इक्वल टू VC बाई VR। VC बाई VR क्या हो गया, 1/ωCR होगा बेटा, करंट तो कट जाएगा। समझ गए? तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस 3 ओम है ना, रेजिस्टेंस हमारा 3 ओम है बेटा, और इसमें कनेक्टेड इन सीरीज विद एन AC वोल्टेज सोर्स। AC वोल्टेज सोर्स तुमको दे दिया, तो पूछा क्या, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B। A और B के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले बेटा इसमें एक्सएल निकालो, एक्सएल निकालो, ओमेगा एल। ओमेगा पता है तुमको, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू है बच्चा 100 पाई। तो ओमेगा एल कितना हो जाएगा बेटा, ओमेगा एल तुम्हारा हो जाएगा 1/100 पाई इंटू 100 पाई, ये हो जाएगा बच्चा 1 ओम। अब इसमें एक्सी निकालो, एक्सी क्या हो जाएगा, 1/ωc। इसको सॉल्व करो, ये तेरा आएगा बच्चा 5 ओम, और ये है बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस तुम्हारा है 3 ओम। ठीक है बेटा। तो अब बताओ इस वाले में इम्पिडेंस कितना आएगा बच्चा, बोलो। इम्पिडेंस होगा R² प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, है ना बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 ओम। ठीक है। तो अगर इम्पिडेंस हो गया बच्चा 5 ओम, तो करंट कितना हो जाएगा, तो कहेंगे करंट का पीक वैल्यू। तो देखो वोल्टेज का पीक वैल्यू है 10, तो 10 डिवाइड बाई 5, इसका मतलब हो जाएगा ये 2 एम्पियर। ठीक है बच्चा। तो अब बताओ ए और बी जो वोल्टेज है, इस ए और बी के क्रॉस मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो कहेंगे पीक करंट I0 इंटू रिएक्टेंस एक्स। तो रिएक्टेंस एक्स क्या हो जाएगा, ए और बी के क्रॉस, दोनों के क्रॉस कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब होगा बेटा 8 वोल्ट, है ना। तो देखो ना सारे ऑप्शन में 8 लिखा है, इसके मतलब निकाल के फायदा नहीं हुआ, सिर्फ टाइम बर्बाद हुआ हम लोग का, है ना। सारे ऑप्शन में है ना, ऑप्शन देख के काम किए होते तो हमको 8 निकालने की जरूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि सारे ऑप्शन में 8 है। अब वोल्टेज का डायग्राम बनाओ बेटा, तो कहोगे ये हमारा है करंट, ये होगा बेटा VR, है ना। नीचे हो जाएगा बच्चा क्या, नीचे हो जाएगा VL VC माइनस VL होगा बेटा। ठीक है। अब इसको यहां से जोड़ोगे तो दोनों में जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, जो उसका हमारा फेज डिफरेंस आएगा बेटा 5, वो क्या लिखोगे, tan phi इक्वल टू क्या लिखोगे, ये लिखोगे XC माइनस XL बाई R। ये हो गया बेटा 4/3। इसका मतलब फाई का वैल्यू हो गया बेटा 53 डिग्री, है ना। तो बोलो अगर फाई 53 डिग्री हो गया, तो फिर ये एंगल अल्फा कितना हो गया, बोलो। अल्फा हो गया बेटा 37 डिग्री, है ना। तो क्या दिख रहा है, AB का वोल्टेज मतलब यही ना हो गया बेटा, बोलो AB का वोल्टेज, बोलो, है ना। तो क्या कहोगे बेटा, AB वाला वोल्टेज जो है इस रिजल्टेंट वोल्टेज से 37 डिग्री पीछे है, बोलो 37 डिग्री पीछे है ना। तो ये हमारा था बेटा 100 पाई टी, तो 100 पाई टी माइनस 37, इन आंसर हुआ सी। आई बात समझ में? यस सर। आगे पूछो। 6 4 ही पूछना ऋषि को, 4 पूछना ऋषि को, बट खुद से करो, बताने के लायक नहीं है। 6 देखो, देख बेटा 6 में LCR सर्किट है, 100 ओम का रेजिस्टेंस है, AC सोर्स है बेटा 200 वोल्ट का, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 300 रेडियन पर सेकेंड, है ना। चलो पे डाटा नोट करें। अच्छा बता दूंगा 5, पहले वेट करो, इसको देखो पहले 6 देखो। सिक्स देखो पहले बेटा,
सबसे पहला काम डाटा नोट करने का। देख बेटा एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस हमारा है बच्चा 100 ओम, ठीक है, कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ वोल्टेज 200 वोल्ट। एसी सोर्स का वोल्टेज हो गया बेटा 200 वोल्ट, इसका मतलब ये आरएमएस वोल्टेज है बेटा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा हो गया, ओमेगा तुम्हारा हो गया 300 रेडियन। when only capacitor is removed the current lags the voltage by 60 डिग्री। सोचो बेटा अगर तुम कैपेसिटर को रिमूव कर चुके हो तो क्या बच गया तुम्हारे पास? सोचो कैपेसिटर रिमूव कर दिया तो क्या बचा? रेजिस्टेंस बचा और इंडक्टर बचा, ये ना बचा? बोलो ठीक है। तो अब कहता है कितना फेज डिफरेंस आ रहा है बेटा? तो फेज डिफरेंस आ रहा है 60 डिग्री, है ना? तो क्या लिखोगे? tan 60 इक्वल टू एक्स एल बाई आर। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा कि एक्स साल का वैल्यू हो गया r√3, है ना? अब कहता है कि when the inductance removed, इंडक्टर रिमूव कर दोगे तो क्या बचेगा? रेजिस्टेंस और कैपेसिटर, ये बचेगा बेटा, है ना? तब कहता है फिर से हमारा ये फेज डिफरेंस आ रहा है बेटा 60 डिग्री, है ना? फिर से अगर आ रहा है बच्चा 60 डिग्री, इसका मतलब क्या लिख दोगे फिर से? tan 60 इक्वल टू एक्स बाई आर। इसका मतलब क्या हो गया? एक्स बराबर भी आ गया r√3। तो देखो बेटा दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इसका मतलब रेजोनेंस में है। बोलो ठीक है बच्चा, और इसका मतलब रेजोनेंस में है, इसका मतलब जेड है बेटा वो आर के बराबर है। तो आर कितना दिया है? 100 ओम। बोल बच्चा आर हमारा हो गया 100 ओम। तो करंट क्या हो जाएगा बच्चा? करंट हो जाएगा हमारा आरएमएस करंट बी आरएमएस बाई जेड, ये हो गया बेटा 2 एम्पियर, है ना? तो पावर क्या हो जाएगा? आई आरएमएस स्क्वायर इंटू आर, दो का स्क्वायर हो गया 4 और 800, तो 400 वाट। तो आंसर डी हो गया बेटा, समझ गए? अब चलो इसको देखो 5 नंबर देखो। 5 नंबर कहता है बेटा एलसीआर सीरीज सर्किट में एसी सोर्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, ठीक है? तो देख बेटा कैपेसिटिव का मतलब हुआ ओमेगा डोमिनेट कर जाना, है ना? मतलब एक्सी मोर देन एक्सएल, और इंडक्टिव का मतलब एक्सएल मोर देन एक्सी, ठीक है ना? चेक करना तुम्हें वो बी में। अब कहता है डी में देखो करंट लैग करेगा, सी में कहता है पावर फैक्टर 1 होगा। सही बात है, अगर इंडक्टर कैपेसिटर बराबर हो तो खुद से क्या बच्चा, आसान सवाल है, कितना आसान है ये, थक गया बोलते बोलते मैं यार। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, कहते हैं एलसीआर सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस रेजोनेंस सर्किट इज 10√2 एम्पियर। एलसीआर सर्किट में करंट जो हमारा है बच्चा वो है 10√2 एम्पियर, है ना? नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज चेंज्ड। सोर्स का फ्रीक्वेंसी चेंज कर दिया बेटा। देखो एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस सर्किट में 10/√2 है, इसका मतलब वी आर एम एस बाई आर रेजोनेंस में है, इसलिए ये हो गया 10√2। अब चेंज कर दिया फ्रीक्वेंसी such that now current lags behind by 45 डिग्री। अब देखो अब चेंज कर दिया ना बेटा, तो अगर फेज डिफरेंस आ गया 45 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा बच्चा? तो कहोगे tan थीटा इक्वल टू रिएक्टेंस बाय रेजिस्टेंस। इसका मतलब अगर ये एंगल 45 डिग्री है बेटा, इसका मतलब x इक्वल टू आर, है ना बेटा? तो अगर x इक्वल टू आर हो गया तो इम्पेडेंस कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब हो जाएगा बच्चा r√2। तो देख बेटा इम्पेडेंस करंट हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग? आरएमएस करंट इक्वल टू आरएमएस बाय इम्पेडेंस, है ना बेटा? तब सोचो इसमें हमारा पहले r था बेटा तो 10√2 था, अब ये r√2 हो गया, तो ये करंट कितना हो जाएगा? 10 एम्पियर ना हो जाएगा बेटा? बोलो ये बात समझ में आई? ठीक है बच्चा। अब देखो सवाल में कहता है करंट जो है बेटा वो लैग कर गया, इसका मतलब वोल्टेज लीड कर गया।
वोल्टेज बेटा लीड कर गया, इसका मतलब एक्स सेल की वैल्यू एक्सी से बड़ा है, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू 1/√LC से बड़ा है। पहले था बेटा रेजोनेंस में और अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बोलो फ्रीक्वेंसी बढ़ गया और करंट 10 एम्पियर है, तो ए इसका आंसर हो गया बेटा। समझे बेटा? आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9। सर 9 का 4, 9 5 और 6। 9 का 4, 5, 6। 4, 5, 6। The copper loss in the secondary coil is, ठीक है, तो टोटल कॉपर लॉस कितना, कॉपर लॉस इन द सेकेंडरी कॉइल निकाला गया है। मुझे पूरा ही करना पड़ेगा, याद नहीं है मुझे। देखो देख बच्चा, सवाल में डाटा नोट करो, उससे पहले डाटा नोट किया जाए। देखो बच्चा, सवाल में कहता है एफिशिएंसी 90%, 0.9, ट्रांसफार्मर को रेटेड फॉर एन आउटपुट पावर। पावर आउटपुट का मतलब हो गया सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल का पावर हो गया 9000 वाट, ठीक है। प्राइमरी वोल्टेज ई प्राइमरी, ये बच्चा 1000 वाट वोल्ट है ना। रेशियो ऑफ टर्न एनपी बाई एनएस इक्वल टू, ये है बेटा 5/1। द आयरन लॉसेज एट फुल लोड, आयरन लॉस ये बचा 700 वाट, ठीक है। प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस, प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस आरपी ये हमारा है 1 ओम। देख बेटा, पहला पूछा है सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर देंगे बेटा, ईपी बाई ईएस बराबर एनपी बाई एनएस, है ना बेटा। तो सॉल्व करो, ये आ जाएगा 200 वोल्ट, है ना बेटा। अब देखो सेकेंड पार्ट, इन द एबव करंट, करंट इन द प्राइमरी कॉइल, ठीक है बेटा। तो देख वोल्टेज निकाल चुके हो, पावर भी निकाल लो, तो क्या कहोगे, एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी होता है बेटा पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, है ना। अब पावर तुमको आउटपुट दिया हुआ है बेटा, इसका मतलब पावर इनपुट जो हो गया, ये हो गया 10,000 वाट, बोल बेटा, ठीक है। अब पावर आउटपुट क्या होगा, तो कहेंगे ईपी इंटू आईपी, बोल बेटा, ठीक है। और ईपी हमारा कितना था बेटा, ईपी था बेटा हमारा 1000, तो इंटू आईपी करेंगे तो आईपी आ जाएगा बेटा हमारा 1 एम्पियर, सॉरी 10 एम्पियर आ जाएगा। बोलो बात समझे, है ना। तो अब कहता है तीसरा सवाल में, कॉपर लॉस प्राइमरी कॉइल में कितना होगा। तो देख बेटा, अगर मैं कहूं इसमें टोटल लॉस कितना हो रहा है, तो कहोगे पावर आउट इनपुट माइनस पावर आउटपुट, तो टोटल लॉस हो गया हमारा बेटा 1000, ठीक है। अब टोटल लॉस कहाँ कहाँ होता है, तो कॉपर लॉस में और आयरन लॉस में, तो बताए थे ना, बाकी सब लॉस बहुत कम होता है बेटा, है ना। आयरन लॉस दिया हुआ है 700 वाट क्वेश्चन में, तो कॉपर लॉस कितना हो गया बेटा, बोलो, ये हो गया बेटा 300 वाट। ये कॉपर लॉस क्या होना चाहिए, कॉपर लॉस इन प्राइमरी प्लस कॉपर लॉस इन सेकेंडरी, बोलो, ठीक है। अब तुम कहोगे कॉपर लॉस प्राइमरी में क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आईपी स्क्वायर इंटू आरपी, तो आईपी तुम निकाला था 1, इसका मतलब हो गया बच्चा ये 100 वाट, ठीक है। तो सेकेंडरी में कितना हो जाएगा, बोलो। अच्छा प्राइमरी कॉइल को निकल गया वो, तो प्राइमरी हो गया बेटा कितना हमारा, बोलो 100 वाट ना बेटा, यस सर। प्राइमरी कॉइल हमारा हो गया बेटा 100 वाट, तो सेकेंडरी में कितना होना चाहिए बताओ, सेकेंडरी में 200 वाट, बोलो। अरे यार बोलो, सेकेंडरी में 200 वाट हो जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि टोटल हमारा कितना था 300 वाट था ना बेटा, ठीक। अब देखो पांचवा में, सेकेंडरी कॉइल का करंट चाहिए, तो क्या बोलोगे, प्राइम पावर सेकेंडरी कॉइल बराबर ईएस आईएस, ये था बेटा कितना 9000, है ना। और ईएस हमारा कितना था बच्चा, ये था 200, ठीक है बच्चा। द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है बेटा 200 बेटा, और ये हमारा आईएस, है ना। अब ध्यान दे बेटा,
हालांकि आंसर तो इसका कितना आना चाहिए 45 ना बेटा, सुन रहे हो? यस सर। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसमें देखो कि जो 200 वाट था लॉस, किस में लॉस हुआ था ये? सेकेंडरी Secondary कॉइल coil। में। और सेकेंडरी कॉइल के देखो, सेकेंडरी कॉइल मान लो अगर ये है बेटा, है ना, तो समझो कि इस वाले पॉइंट जो पावर तुम्हें मिला वो कितना मिला, ये मिला 9000, है ना। और जो इसके रेजिस्टेंस में पावर लॉस हुआ 200 वाट, है ना बेटा। तो अब बताओ प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर ट्रांसफर कितना हुआ, तो कहोगे 200 प्लस 9000, बोलो बेटा ट्रांसफर कितना हुआ 9200। तो आईएस हमारा कितना हो जाएगा 46, समझ गया। छठा Yes, कहता sir। है बेटा रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल कितना होगा, सेकेंडरी कॉइल का रेजिस्टेंस क्या लिख दोगे, आईएस आर एस बराबर कितना बेटा, ईएस। ठीक है, अब मैं थक गया बच्चा, चल बाकी बाद में कल करते हैं, है ना। चल बच्चा Yes, बाय। sir।